आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम अनूबिस ब्लॉकचेन के इस इंतहाई शानदार और हाँ थोड़े से पेचीदा आर्किटेक्चर को डीकोड करने वाले हैं। डिजिटल प्राइवेसी की दुनिया में ये वाकई एक गेम चेंजर हैसियत रखता है। तो चलिए सीधा इसके अंदरूनी राजों से पर्दा उठाते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, कोई भी डिजिटल नेटवर्क ये कैसे वेरीफाई कर सकता है कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, वो भी उसमें शामिल असल रकम को देखे बगैर। मतलब ये तो बिल्कुल किसी जादू की तरह लगता है ना। मुकम्मल प्राइवेसी बरकरार रखते हुए पैसों की दुरुस्तगी को साबित करना डिजिटल दुनिया का एक बहुत बड़ा और पुराना मामला रहा है। और सच पूछिए तो अनूबिस का असल कमाल ही इस मामले को कामयाबी से हल करना है। तो आज के सफ़र का नक्शा कुछ यूँ रहेगा। हम शुरू करेंगे ब्लॉकचेन प्राइवेसी के चैलेंजेस से, फिर देखेंगे कि ट्रांजैक्शन की रकूम को कैसे महफूज किया जाता है। इसके बाद स्टेल्थ एड्रेसेस के जरिए शनाख्त छुपाने और व्यू टैग्स के जरिए स्पीड बढ़ाने की बात होगी। और आखिर में हम पूरे अनूबिस प्राइवेसी इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर देखेंगे। सबसे पहले जरा ब्लॉकचेन प्राइवेसी के चैलेंजेस पर नजर डालते हैं। देखिए, रिवायती पब्लिक ब्लॉकचेन्स में कुछ बहुत बुनियादी खामियां रही हैं। एक तो प्राइवेसी की कमी और दूसरा पुरानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज की वजह से मोबाइल डिवाइसेस पर सिंकिंग की वो इंतहाई सुस्त और परेशान कुन रफ्तार। ये वो मसाइल हैं जिनका हल निकालना अब बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका था। अब जबकि हम मसाइल समझ चुके हैं तो सीधा इस बात पर आते हैं कि आखिर ट्रांजैक्शन की रकमों को सिक्योर कैसे किया जाता है। एक महफूज ट्रांजैक्शन के इस पहले मरहले में आइए असल रकम को मुकम्मल तौर पर छुपाने के पीछे मौजूद दिलचस्प साइंस को समझते हैं। यहाँ जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है वो है पेडरसन कमिटमेंट। अगर इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझा जाए तो ये एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक तरीका है जिसमें असल रकम को एक रैंडम नंबर के साथ मिला दिया जाता है, जिसे हम ब्लाइंडिंग फैक्टर कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ये असली वैल्यू को पूरी तरह छुपा देता है। इसके बाद कोई भी शख्स असल रकम नहीं देख सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेटवर्क फिर भी पूरी तसल्ली से वेरीफाई कर सकता है कि ट्रांजैक्शन 100% दुरुस्त है। ये वाकई टेक्नोलॉजी का एक शानदार शाहकार है। अब होमोमॉर्फिक एडिशन के तस्वर को एक ब्लैक बॉक्स की मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास दो बिल्कुल बंद डब्बे हैं जिनके अंदर कुछ रकम रखी है। अब वैलिडेटर नोड्स रियाजी के ऐसे स्मार्ट असूल इस्तेमाल करते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि इन डब्बों का आपस में तवाज़ुन बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पूरे अमल में इन डब्बों को खोलने या उनके अंदर के नंबर्स देखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इनपुट और आउटपुट हर हाल में बराबर रहते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी तो हो सकता है। क्या हो अगर कोई हैकर या बदनीयत सारिफ मनफी यानी नेगेटिव नंबर्स इस्तेमाल करके हवा में से ही जाली असासे बनाने की कोशिश करे? बिल्कुल इसी मसले को जड़ से ख़त्म करने के लिए रेंज प्रूफ्स मैदान में आते हैं। ये एक ऐसी नाकाबिले तस्खीर हिफाजती ढाल हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि ये छुपी हुई रकम एक जायज़ और पॉजिटिव रेंज के अंदर ही मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम के अंदर नकली सिक्के या टोकन्स हरगिज़ पैदा नहीं कर सकता। तो रकूम को कामयाबी से छुपाने के बाद अब जरा कहानी का रुख शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ मोड़ते हैं। ट्रांजैक्शन में शामिल अफराद की असल शनाख्त को खुफिया रखना भी तो इतना ही ज़रूरी है ना। और यहीं पर स्टेल्थ एड्रेसेस और EIP 5564 स्टैंडर्ड का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। चलिए देखते हैं कि EIP 5564 प्रोटोकॉल आखिर काम कैसे करता है। इसके 4 बहुत ही वाज़े और सीधे से मराहिल हैं। सबसे पहले वसूल करिंदा यानी रिसिपिएंट अपना एक मेटा एड्रेस पब्लिश करता है। इसके बाद रकम भेजने वाला एक आर्जी चाबी या टेम्पररी की बनाता है। तीसरे कदम पर डिफी-हेलमन की एक्सचेंज के जरिए एक शेयर्ड सीक्रेट हासिल किया जाता है। इसे आप दो फरीकैन के दरमियान एक जबरदस्त सा रियाजियाती हैंडशेक समझ सकते हैं। और बस आखिर में एक बिल्कुल नया स्टेल्थ एड्रेस तैयार हो जाता है। इस शानदार अमल की बदौलत वसूल करिंदा के मुख्तलिफ एड्रेसेस को कभी भी आपस में लिंक नहीं किया जा सकता। शनाख्त तो महफूज हो गई, लेकिन अब एक और बहुत ही संजीदा मसले पर बात करना बाकी है और वो है स्पीड और परफॉर्मेंस। आम तौर पर मोबाइल डिवाइसेस पर जब हर ट्रांजैक्शन को स्कैन किया जाता है तो बैटरी पानी की तरह तेजी से खत्म होती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका हल व्यू टैग्स और एक कमाल के 3 लेयर स्कैनिंग आर्किटेक्चर में पोशीदा है।
ذرا ان حیران کن اعداد و شمار پر تو غور کیجئے۔ 99.6%، جی ہاں، ویو ٹیگز جو کہ شیئرڈ سیکرٹ ہیش کا صرف پہلا بائٹ استعمال کرتے ہیں، وہ نیٹ ورک کی پہلی حفاظتی لائن کے طور پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیگ میچ نہ کرے تو ٹرانزیکشن کو وہیں فوراً نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی ٹرک کی بدولت 99.6% غیر متعلقہ ٹرانزیکشنز تو بالکل شروعاتی مرحلے میں ہی فلٹر ہو کے باہر ہو جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس قدر زبردست فلٹرنگ کا کوئی نتیجہ تو نکلنا تھا نا، اور وہ نتیجہ ہے 100 گنا تیز رفتار۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے موبائل والیٹس کی سنکنگ سپیڈ واقعی 100 گنا تک بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ اب وقت کی زبردست بچت ہوگی اور موبائل کی قیمتی بیٹری بھی نہ ہونے کے برابر استعمال ہوگی۔ اگر ان اعداد و شمار کو ذرا اور گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ پرفارمنس مزید کھل کر سامنے آتی ہے۔ 99.6% کا ایک بہت ہی بڑا حصہ تو صرف ویو ٹیگ کے ذریعے ڈسکارڈ ہو جاتا ہے، اور باقی کیا بچا؟ صرف 0.4% کا ایک انتہائی مختصر سا حصہ جو ان پیچیدہ ایلپٹک کرو کیلکولیشنز کے لیے رہ جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو وہ بھاری بھرکم اور پیچیدہ ریاضی صرف اور صرف ان چند ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں جو واقعی کام کی ہوتی ہیں۔ تو چلیے اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام بکھرے ہوئے کرپٹوگرافک حصوں کو ایک ساتھ ملایا جائے اور پورے انوبس پرائیویسی ایکو سسٹم کی ایک فائنل اور جامع تصویر کو دیکھا جائے۔ ہماری اس پوری بحث کا نچوڑ دراصل یہ ہے کہ پیٹرسن کمٹمنٹس اور ویو ٹیگز کی اس ساری مشکل ریاضی کے عملی فوائد واقعی بے شمار ہیں۔ اس مکمل ایکو سسٹم کے ذریعے کیا کیا ملتا ہے؟ 100% فائنینشیل پرائیویسی، ناقابل تسخیر کرپٹوگرافک سیکیورٹی، 100 گنا تیز موبائل سنکنگ، فائنینشیل بیلنس کی مکمل گارنٹی، اور ایک ایسی شناختی حفاظت جسے ٹریس کرنا یا لنک کرنا بالکل ناممکن ہے۔ یہ تمام خصوصیات جب آپس میں ملتی ہیں تو یوزر کو ایک ایسا بے عیب اور بہترین تجربہ ملتا ہے جس کی واقعی کوئی دوسری مثال نہیں۔ تو اس تفصیلی جائزے کے بالکل آخر میں ایک انتہائی اہم سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ اگر انوبس واقعی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پرفیکٹ پرائیویسی اور تیز ترین موبائل پرفارمنس یہ دونوں ایک ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکتے ہیں، تو کیا یہ آرکیٹیکچر مستقبل کی تمام ڈیجیٹل معیشتوں کے لیے ایک لازمی اور بنیادی سٹینڈرڈ نہیں بن جائے گا؟ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا ایک ایسا پہلو ہے جو آگے چل کر بلاک چین انفراسٹرکچر کا پورا مستقبل ہی بدل سکتا ہے۔ اس دلچسپ اور معلوماتی سفر میں ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔